हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम कथन और तर्क के बारे में पढ़ रहे थे, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। तो इसके कुछ एक क्वेश्चन भी हमने किए थे, 5 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इसमें कुछ सोल्व तो करना है नहीं, बस आपको कथन पर विचार करना है और उसके बाद जो आपको तर्क दिए गए हैं 2, उनमें से बताना है कि कौन सा तर्क आपका प्रबल होगा या नहीं होगा। उसके लिए हमने कुछ बातें भी पढ़ी थी जो आपकी सबसे पहली वीडियो डाली गई थी कथन और तर्क की, उसमें बताई गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। आगे हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अपनी रीजनिंग अच्छे से पढ़ सकें। तो देखिए, जो 6th क्वेश्चन आपका दिया गया है वो क्वेश्चन ये दिया गया है, मतलब कथन में ये दिया गया है आपका कि क्या कभी सरकारी स्वामित्व वाले शिक्षा संस्थानों को निजी संस्थानों को सौंप देना चाहिए। और तर्क में कहा गया है कि हाँ, इन संस्थाओं के शिक्षा स्तर में सुधार होगा। और जो दूसरा तर्क है उसमें कहा गया है कि हाँ, इन संस्थाओं का शिक्षा स्तर गिरेगा। अब आपको पहले कथन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए, कथन ये दिया गया है कि क्या सरकारी स्वामित्व वाले जो शिक्षण संस्थान है, यानी कि जो सरकारी स्कूल्स है, क्या उन्हें प्राइवेट में चेंज कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगर सरकारी को प्राइवेट बना दिया जाएगा तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपनी शिक्षा प्रणाली में और ज्यादा बेहतर सुधार करेंगे, न कि अपने शिक्षा स्तर को गिराएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे आएंगे उन्हें तो उतना ही बेनिफिट होगा। तो इसलिए वो अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करेंगे। तो इसके लिए तर्क एक आपका प्रबल है। तो इसी तरह से बस आपको कथन पढ़ना है और बता देना है कि कौन सा तर्क आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, कथन में कहा गया है कि क्या भारतीय सेना में स्त्रियों को मोर्चे पर तैनात किया जाना चाहिए। और फिर तर्क 1 में कहा गया है कि नहीं, स्त्री कैंडिडेट वहां की आक्रामक परिस्थितियों को झेल नहीं पाएंगी। और दूसरे में कहा गया कि हाँ, स्त्री पुरुष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो उससे पहले आपको बताया जाता है कि यहाँ पर किस किस तरह, या आपको पता होता है या बताया जाता है कि भाई यहाँ पर किस किस तरह की परिस्थितियां होंगी। तो जो अगर मान लीजिए भारतीय सेना में स्त्रियां जाती हैं तो उन्हें भी पहले प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है हर परिस्थिति से निपटने की। तो वहां पर ये नहीं होना चाहिए कि ये स्त्री है तो इसे वहां पर नहीं भेजना है, बल्कि वहां पर जो स्त्री और जो है वो दोनों, स्त्री पुरुष है, दोनों समान है। तो उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों को सेम ट्रेनिंग दी गई है तो दोनों परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। तो इसका तर्क जो 2 है वो आपको प्रबल दिखाई देगा, न कि तर्क 1। अगर मान लीजिए उन्हें कठिन परिस्थितियों में भेजना ही नहीं है तो फिर उन्हें सेना में भर्ती क्यों किया, ये बात भी तो है ना। तो इसी तरह से बस आपको कथन को पढ़ना है और तर्क बताना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया है क्या किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने पर उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तर्क 1 में तो कहता है कि हाँ, इससे मंत्री पद की जो गरिमा है वो बढ़ती है। और दूसरे में कहा गया कि नहीं, जब तक न्यायालय में आरोप सिद्ध नहीं होता इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो देखिए, हम 8th क्वेश्चन पर थे, तो वो कह रहा था कि अगर किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो देखिए, पहले तर्क में कहा गया है कि हाँ, इससे मंत्री पद की जो गरिमा है वो बढ़ती है। और दूसरे में कहा गया है कि नहीं, जब तक न्यायालय में जो आरोप है वो सिद्ध नहीं होता इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो तर्क 1 जो है वो ठोस प्रबल लगता है, क्योंकि इससे मंत्री पद की गरिमा होती है। क्योंकि जो मंत्री पद होता है उस पर बहुत सारे मतलब जो मंत्री पद होता है वो बहुत ही गरिमा का पद होता है। तो अगर उस पर किसी तरह का कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि जो लोगों की भावनाएं हैं उन्हें ठेस ना पहुंचे और जिन्होंने उन्हें चुना। और मान लीजिए दूसरे तर्क में कहता है कि जब तक न्यायालय में सिद्ध नहीं होता इस्तीफा नहीं देना चाहिए। मान लीजिए कि उसका न्यायालय में बाद में आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद जो लोग हैं उनमें आक्रोश बढ़ेगा और जो उस मंत्री पद की जो गरिमा है वो भी घट जाएगी। तो इसलिए तो अगर उस पर वो आरोप सिद्ध हो जाता है तो इससे जो जिन लोगों ने उन्हें चुना है तो उनमें आक्रोश भी उत्पन्न होगा और इससे जो है वो माहौल भी खराब होगा। तो इससे अच्छा है कि अगर उस पर किसी तरह का आरोप लगाया जाता है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। तो तर्क 1 जो है वो इसका ठोस प्रबल है।
तर्क 2 भी प्रबल है, लेकिन ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या भारत अपनी अर्थव्यवस्था को उदारीकरण पर आगे बढ़ाता जाए? उदारीकरण पर जो भारत है वो अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता जाए या नहीं? तो तर्क 1 में तो कहता है कि यही तो सभी विकासशील देश कर रहे हैं, और तर्क 2 में कहता है कि नहीं, हमें वेतन पाने वाले लोगों के अधिकारों और मांगों की रक्षा हेतु वापस लौट जाना चाहिए। तो आपको कौन सा तर्क प्रबल लगता है? देखिए, जो 9th क्वेश्चन था, देखिए इसमें क्या है कि क्या भारतीय अपनी अर्थव्यवस्था को उदारीकरण पर आगे बढ़ाता जाए? तो इसमें पहले तर्क में ये क्या कि यह तो सभी विकासशील देश कर रहे हैं। विकासशील देश कर रहे हैं मतलब कि तुलना की गई है, और हमें पता है कि जब भी कोई तुलना की जाती है तो वो तर्क आपका प्रबल नहीं होता है। तो तर्क 1 आपका इसलिए प्रबल नहीं है। अब हम तर्क 2 पर बात करते हैं। तर्क 2 क्या कहता है कि नहीं, हमें वेतन पाने वाले लोगों के अधिकारों और मांगों की रक्षा हेतु वापस लौट जाना चाहिए। देखिए, हमें पता है कि वास्तव में जो उदारीकरण है वो अर्थव्यवस्था का एक आवश्यक तत्व बन गया है। ठीक है, तो उदारीकरण जो है वो अर्थव्यवस्था का एक आवश्यक तत्व बन गया है। तो जो वेतन पाने वाले लोग हैं या मांगों की रक्षा करने वाले लोग हैं, वो उनका जो है वो अर्थव्यवस्था से मतलब उदारीकरण में जो वेतन पाने वाले लोग हैं और मांगों की रक्षा करने वाले लोग हैं, उनका वेतन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए जो आपका तर्क 2 है वो भी प्रबल नहीं है। तो इस तरह से आपको पता लगाना है कि कौन सा तर्क प्रबल है और नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन कहता है कि क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर भारी धन का खर्च बंद कर देना चाहिए? तो तर्क 1 में तो कहता है कि हाँ, इस धन का जो उपयोग है वो गरीबों के उन्नयन में किया जा सकता है। और तर्क 2, नहीं, खिलाड़ी इससे कुंठित हो जाएंगे, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर्स नहीं मिलेगा। तो इसमें देखिए, जो आपका तर्क 1 दिया गया है, हाँ, इस धन का उपयोग गरीबों के उन्नयन में किया जा सकता है, तो ये प्रबल नहीं है, क्योंकि गरीबों के उन्नयन के लिए जो और भी अनुपयोगी धन मतलब गलत जगह पर धन इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे भी गरीबों का उन्नयन किया जा सकता है। तो ये तर्क जो है वो आपका बिल्कुल भी प्रबल नहीं है। और दूसरे में कहा गया है कि नहीं, खिलाड़ी इससे कुंठित हो जाएंगे, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर्स नहीं मिलेगा, ये सही है। ये तर्क आपका प्रबल है कि अगर खिलाड़ियों पर जो खर्च किया जाता है, उन्हें जो प्रशिक्षण के लिए खर्च किया जाता है, अगर उसे रोक दिया जाएगा तो इससे उनमें कुंठा की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो ये आपका तर्क सही है, प्रबल है। तो इसका तर्क 2 आपका प्रबल निकलता है। तो इस तरह से आपको कथन को पढ़ना है और आर्ग्यूमेंट्स को भी पढ़ना है, देखना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है वो सही तरह से दिया गया है और कौन सा नहीं दिया गया है। आपको खुद सोच विचार के करना है, इनमें सॉल्व करने वाली तो कोई बात है ही नहीं, बस आपको देखना है और सोचना है कि क्या किस तरह से करना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।